नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं जिनको हमने न्यूज़पेपर से लिया होता है। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, संस्कृति आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहा है। ये 30 मई से बैच प्रारंभ हो रहा है। ऑफलाइन और लाइव दोनों माध्यम से आप कक्षाएं ले सकते हैं। शाम को 6:30 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा। लिमिटेड सीट्स हैं, इसीलिए अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप sanskrithias.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला वाला टॉपिक है, ये देखिए एंडोसल्फान है, जो कि क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केरला ने जो एंडोसल्फान के विक्टिम्स थे उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से एक वर्ड हमें पता होना चाहिए कि फिर एंडोसल्फान क्या है, इसके विक्टिम्स क्या है। देखिए, केरला में काजू की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और एंडोसल्फान एक कीटनाशक है जिसका 90 से 60, 70, 80 के दशक में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है भारत में। लेकिन इस कीटनाशक का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव होता है और ये चीज़ हमें समय के साथ रहते हुए पता चली है। जैसे केरल का एक जिला था कासरगोड, वहाँ पर इस कीटनाशक का इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा कि अभी हाल ही में आप मान के चलिए लगभग 4,500 विक्टिम्स हैं, जिनमें से 102 बेड रिडन है, 320 जो है मेंटली चैलेंज्ड हो चुके हैं, 201 जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है और करीब 119 जो है कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और बाकी लोग भी किसी न किसी परेशानी से ग्रसित है। वहाँ पर तितलियों का मरना, जीवों का मरना, उस पूरे एरिया की बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ना, ये समय के साथ देखा गया। तो फिर क्या हुआ कि केरला ने इस पर्टिकुलर कीटनाशक को बैन कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली याचिका दर्ज हुई कि इस खेती की वजह से और इस कीटनाशक के प्रयोग की वजह से नागरिकों को जो दुष्प्रभाव झेलने पड़े तो उनको कोई मुआवजा मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था 2017 वाला, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि 3 महीने के अंदर हर विक्टिम को 5 लाख रुपया देना ज़रूरी है। लेकिन इतना टाइम हो चुका है, अभी हम 2022 में खड़े हैं और उन विक्टिम्स को देखिए सहायता नहीं दी गई है। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने फिर देखिए कंटेम्प्ट वाली याचिका दायर की कि देखिए आपके आदेश की भी अवहेलना हुई है, हम तो फिर भी बेचारे गरीब नागरिक हैं, हमारी तो कौन सुनेगा, तो आप ही कुछ कीजिए और गवर्नमेंट को डायरेक्ट कीजिए कि वो जो है हमारी पेमेंट करे। तो उसी कंटेक्स्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई बीमार है तो उसको पैसा उस टाइम चाहिए। ये नहीं कि आप उसको 5 साल बाद 6 साल बाद भी गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर कटवा रहे हैं पैसे के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो अब इसी वजह से जो एंडोसल्फान है ये देखिए न्यूज़ में हो जाता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कंटेक्स्ट सिर्फ आपकी समझ विकसित करता है, एक्चुअल करंट अफेयर बैकग्राउंड में होता है। तो आइए एंडोसल्फान के बारे में देखते हैं। क्या है, एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है और इसके अलावा क्या है, एक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है, यानी कि परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है ये। यानी कि एक बार ये जब इस इन्वायरमेंट में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, एक दीर्घ अवधि तक बना रहता है, विघटित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से देखिए कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता था। इसके अलावा वुड को प्रिजर्व करने के लिए भी, यानी कि लकड़ी के संरक्षक के रूप में भी इसका यूज़ होता था। देखिए 1940 से 1960 और थोड़ा सा 70-80 के दशक के दौरान भी कृषि में कीटनाशक के रूप में और मच्छर के नियंत्रण के हेतु इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। इस एंडोसल्फान के फिर प्रभाव क्या होते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा विषैला होता है और इसमें जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन की बड़ी क्षमता होती है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक नदी है जिसका पानी किसी कीटनाशक के छिड़काव की वजह से आसपास दूषित हो चुका है। उस नदी के पानी को मान लीजिए आप बार बार पी रहे हैं, आपके जानवर पी रहे हैं, फिर उन जानवरों का दूध हम लोग पीते हैं, तो मतलब हमारा जो एक फूड साइकिल है उसके अंदर वो कीटनाशक आ चुका है।
अब कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वसा में सॉल्युबल होते हैं। तो जो हमारा फिट होता है इसके अंदर एक्चुअली वो आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है उन आप कह सकते हैं संदूषकों की, उन विषैले पदार्थों की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे फूड साइकिल आगे बढ़ती है, फूड चेन आगे जाती है, ये जो है एक्यूमुलेट होती रहती है, विषैले पदार्थ थोड़े से ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, मोटे तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर जो प्रदूषक है वो आपकी बॉडी से सिक्रेट हो जाए, है ना, तब तो आप गेट रिड ऑफ हो गए उनसे। लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक बने रहते हैं, डेट मीन्स उनका विषैला प्रभाव आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे खराब करता है। और यही एंडोसल्फान के केस में हुआ है। जैसे अंतःस्रावी व्यवधान देखने को मिले हैं, एस्ट्रोजन के प्रभाव को ये बढ़ाता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसकी वजह से मनुष्यों में और जानवरों में जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनका जो एक डेवलपमेंट है, ये क्या है, बाधित होता है। प्रजनन और विकासात्मक क्षति जो है होती है। इसके अलावा देखिए मानव पर इसका अनुवांशिक और अंतःस्रावी तंत्र पर खतरनाक जो है प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए न्यूरोटॉक्सिक भी है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये है कि जो हमारी न्यूरॉन कोशिकाएं हैं उनको भी ये क्षति पहुंचाता है। कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिकाएं उनको ये विखंडित करता है। तो मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रेव इसके जो है इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो है पड़ते हैं, राइट। इसके बाद देखिए जब पता चल गया कि इतनी खराब कोई चीज़ है तो उस पर प्रतिबंध लगने की जैसे बात शुरू हुई। जैसे 2001 में कासरगोड जिले में इसको जब पता चला ये खराब है तो केरल गवर्नमेंट ने इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। फिर 2011 में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एंडोसल्फान का उत्पन्न, वितरण, उपयोग इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 2017 में उन्होंने वो विक्टिम वाला वर्डिक्ट दिया था, लेकिन जो बैन लगा दिया था वो 2011 में लगा दिया, ऑल ओवर इंडिया लगा दिया था, राइट। इसके बाद देखिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि जो एंडोसल्फान है वो क्या है, POP है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, एक स्थायी कार्बनिक तत्व है ये। तो इसको देखिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसके तहत भी वैश्विक स्तर पर प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर कभी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपकी एक स्टेटमेंट आ जाती है कि जो एंडोसल्फान है उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत वर्ल्ड में जो है प्रतिबंधित किया है, तो डेट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आप इसके बारे में समझ गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली। ये देखिए न्यूज़ में है। दरअसल नरेगा जो हमारी स्कीम है एम्प्लॉयमेंट देने की, उसके अंदर एक नया सिस्टम गवर्नमेंट लेकर आई है। देखिए इस सिस्टम को इस हफ्ते में मैंडेटरी कर दिया गया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और जो आर्टिकल था उसने दरअसल ये बताया है कि ये जो नया सिस्टम आपने लागू कर दिया इसकी वजह से वेज पेमेंट डिले हो रहे हैं। तो जब वर्ड आ गया कोई नया सिस्टम भुगतानों में देरी करवा रहा है तो हमारा धर्म बन जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उस नया सिस्टम के बारे में हम पढ़ ले, ठीक है। देखिए रिपोर्ट आई है केरला वगैरह से कि जब से ये सिस्टम लागू हुआ है तो जो प्रोसेस होती है पेमेंट की उसमें काफ़ी इनस्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है, मतलब इनएबिलिटी आ गई है पेमेंट को प्रोसेस करने की, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना है। तो आइए इस सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो जो NMS है यानी कि ये क्या है, एक ऐप है। देखिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली, ये इसको आप एक सिस्टम भी बोल सकते हैं, प्रणाली, इसको आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, S4 सॉफ्टवेयर, बेसिकली एक ऐप है। तो देखिए इसको 2021 में रोल आउट किया गया था, लेकिन जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया तो इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रणाली को क्या है स्वैच्छिक रखा गया था कि अगर आप लागू करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। लेकिन अभी देखिए 22 मार्च 2022 को एक हाई लेवल की बैठक हुई, ठीक है, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब इस प्रणाली को जो है अनिवार्य बना दिया जाएगा। तो 16 मई 2022 से इसको अनिवार्य बना दिया गया है। एक छोटी सी कंडीशन है उसको देखना जरूरी है कि देखिए जहां पर भी 20 या फिर अधिक लाभार्थी जो है मस्टर रोल जो है उनमें जारी किए जाते हैं तो वहां पर अब अटेंडेंस जो लगेगी वो इस सिस्टम के द्वारा लगेगी। आसान भाषा में मैं बता देती हूँ कि देखिए नरेगा का जहां पर भी आप कह सकते हैं 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं जो कि मस्टर रोल पर है, तो उस वहाँ पर अब उनकी जो अटेंडेंस लगेगी वो इस प्रणाली के तहत ही लगेगी, राइट। इसके बाद देखिए आपने ये देखना है, पहले जो अटेंडेंस लगती थी वो तो ऑब्वियसली बात है पेन पेपर यूज़ करके लगती थी, लेकिन अब इस सिस्टम के तहत
तहत जो अटेंडेंस लगेगी वो टाइम स्टैम्प होता है ना, जब हम लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो कई बार हमारे आई स्कैन से, कई बार हमारे फेस रिकॉग्निशन से, कई बार हमारे फिंगरप्रिंट से हम टाइम स्टैम्प करते हैं कि इस एग्जैक्ट टाइम पे हम फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, दूसरा क्या है, जियो टैग वाली तस्वीरें भी होंगी कि भाई इस टाइम पर आप कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी पिक्चर क्लिक होगी और वो आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ अटैच होगी कि इस टाइम पर आप कहाँ, ये जो पिक्चर ली गई है कहाँ पर एक्चुअली ली गई है, और ये सब एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा। तो जो नरेगा के अंदर बहुत सारे ये समस्याएं आती थी कि फेक इनरोलमेंट हो रहा है, लोग काम पर आते नहीं हैं लेकिन अपना उन्होंने क्या है वो बनवा लिया है कार्ड और उसके बदले वो पेमेंट भी लेते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को कर्व करने में जो है थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अपलोड की गया उपस्थिति विवरण है उसके अनुसार ही मजदूरों को जो है पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा एक और ऐप है, वो है क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप, यानी कि एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। देखिए इसके जरिए जो नरेगा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऐसी जितनी भी ग्रामीण विकास विभाग की, देखिए वर्ड याद रखिएगा, जितनी योजनाओं के मैंने नाम लिए किसकी है, ग्रामीण विकास विभाग की, इन सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प और जियो कोऑर्डिनेट के साथ टैग की गई तस्वीरों के निष्कर्ष जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड उनका जो है रखा जाएगा। इससे ना केवल जो क्षेत्रीय और पर्यवेक्षी अधिकारी हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनके निरीक्षण को भी बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि टाइम के साथ आपको एक डाटा मिलेगा, उस डाटा को एनालाइज करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी आप निकाल सकते हैं जो आपको पॉलिसी मेकिंग में काम आएंगे। तो दो ऐप के बारे में हमने पढ़ा, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप और एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये जो हमारा आप कह सकते हैं कि जितनी भी सारी ये योजनाएं हैं इनके लिए यूज़ होगी, और जो एनएमएस है वो आपकी नरेगा के लिए यूज़ होगी। इतना बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, और सिर्फ एक कीवर्ड याद रखिएगा कि जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग मस्टर रोल पे हैं उनको जो है टाइम स्टैम्प और जियो टैग के द्वारा अब उनको अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करानी होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। ये देखिए न्यूज़ में, दरअसल ये एज सच तो न्यूज़ में नहीं था, बट इसको लेके एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया था, तो मुझे लगा कि उस आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ ही क्योंकि ये इंडेक्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये भी पता होना चाहिए। देखिए जो सतत विकास लक्ष्य है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको लेकर नीति आयोग की तरफ से भारत के लेवल पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है, और जिसमें राज्य कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर, इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी भारतीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर कैसा प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, भारत के अगर टोटल स्कोर की बात करें, पूरे इंडिया का अगर स्कोर कितना बैठा, तो देखिए 19-20 में 60 था, फिर 20-21 में बढ़कर ये 66 हो गया, फिर तो कोविड ही आ गया, तो फिर तो कोई मापदंड नहीं रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब ये 60 से बढ़कर 66 हुआ कि ये आर्थिक प्रगति का क्या है, एक सूचक है। कुल मिलाकर जो राज्य हैं और यूटीज़ हैं उनको 16 एसटीजी पर देखिए मापा जाता है। स्कोर मिलता है 0 से 100 के बीच में, और अगर देखिए स्कोर मिलता है आपका 0 से 49 तो आपको आकांक्षी बोला जाएगा, उसके ऊपर आपको निष्पादक बोला जाता है, फिर फ्रंट रनर बोला जाता है, इसके बाद देखिए अचीवर बोला जाता है। अच्छी बात यह है कि जो लास्ट इंडेक्स निकला था उसमें से भारत देखिए एक आकांक्षी के अंदर नहीं आया था, इससे ऊपर ही ऊपर आया था। तो अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अब हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में पहले ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और उसके बाद हम अचीवर की तरफ ज़्यादा जाएं। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इस स्लाइड पर मैंने सारी सस्टेनेबल गोल के एक बार आप एक नंबर और उनके नेम दिए गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, फोर्टिफाइड राइस। ये देखिए न्यूज़ में है क्योंकि एक्चुअली इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि झारखंड के कुछ एरिया ऐसे हैं ट्राइबल वाले जहाँ पे थैलेसीमिया और जो सिकल सेल वाली बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए जो थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारी होती है इसमें बॉडी के अंदर आयरन ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो एक्टिविस्ट ने ये बात उठाई है कि जिनके अंदर आयरन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और उस बीमारी से वो जूझ रहे हैं उनको आप आयरन वाले फोर्टिफाइड चावल ही
दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पर उल्टा ही असर डालेगा, वो काम नहीं करेगा जो आप करवाना चाह रहे हो। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब देखिए ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, पहले तो देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से ऐलान किया था कि भारत में कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार फोर्टिफाइड राइस जो है अब उपलब्ध कराएगी। तो देखिए, जो भारत का खाद्य सुरक्षा व स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, भूले तो नहीं है ना आप लोग, ठीक है। उसके मुताबिक देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब होता क्या है, पहले तो यही हमें पता हो। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फूड आइटम के अंदर जो ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनको हम अलग से मिलाते हैं, तो उस खाने की क्वालिटी, उसका न्यूट्रिशन लेवल हम इम्प्रूव कर देते हैं, तो वही जो है उसका फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, देखिए अब ये तो मैंने बताया फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं, इसका मतलब हो जाता है पोषक युक्त चावल, यानी कि आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड इन चावल में जो है ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बनाए कैसे जाते हैं, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, चावलों को पीस कर उसका चूरा कर लिया जाता है, चावलों को ड्राई करते हैं, उसका चूरा करते हैं, उसके अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाने रहते हैं वो मिला देते हैं, देन वाटर मिलाकर वापस से उसकी लुगदी बनाई जाती है, और फिर एक मशीन होती है जिसमें को वो निकाला जाता है, वो मशीन उसको वापस से चावल जैसी शेप वगैरह दे देती है, और फिर इनको ड्राई कर लिया जाता है, देन अगेन इनको क्या है नॉर्मल चावल में मिला दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए, जो FSSAI के नियम है वो ये कहते हैं कि ये 100 अनुपात में होने चाहिए, यानी कि 1 किलो चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, जो हमारा FSSAI है उसने जो फूडों की फोर्टिफिकेशन है उसको लेकर एक रेगुलेशन तैयार किया है, जिसका नाम क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2016। तो ये नियम मानक निर्धारित करते हैं कि जो खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन होगा, उनका उत्पादन, निर्माण, वितरण, बिक्री, खपत होगी, वो किस तरह से होगा, इस चीज़ को ये क्या है प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। अपनी वीडियोस में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत बचती नहीं है, तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने 5th टॉपिक की तरफ। तो देखिए, यह पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आप सभी जानते होंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन हाँ उसकी वजह से हमारे एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है वो है, देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्ट समझ गए तो उस मस्जिद को लेकर क्या कुछ मुद्दा चल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो अधिनियम है इसकी धारा 3 ये कहती है कि किसी पूजा के स्थान को या उसके किसी एक पार्ट को धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि कोई भी पूजा स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वो 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकृति के थे उनको उसी प्रकृति का मान लिया जाएगा इस एक्ट के आने के बाद से। यानी कि अगर किसी गुरुद्वारे पर, किसी मस्जिद पर, किसी मंदिर पर ये विवाद चल रहा था कि भाई इतिहास में तो किसी और संप्रदाय का था, लेकिन बाद में दूसरे संप्रदाय ने आकर इस पर कब्जा कर लिया, तो वापस से हमें इसको फिर से लेके जाना है, तो ये अधिनियम दरअसल उस पर रोक लगाता है। देखिए, जब बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था तो एक्चुअली उसी के बैकग्राउंड में इस अधिनियम को पारित किया गया था। सरकार को ये आइडिया लग चुका था कि जो विपक्ष में जो लोग हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स को देखिए अपनी तरफ मोड़ रहे हैं, और सरकार को एक दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स अपनी तरफ मोड़ने, तो इट्स पॉलिटिक्स है ना, आप समझते ही हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, ये अधिनियम उस टाइम पे पारित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि इस अधिनियम के द्वारा हम अपने देश का एक जो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल स्टैंड है उसको बचा पाए। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस टाइम की सरकार ने तुष्टीकरण के लिए उस टाइम पे ये अधिनियम पारित किया था, तो ये एक मीन्स का विषय हो जाता है। प्रीलिम्स के लिहाज से में इसकी कौन सी धारा क्या कहती है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, मूल उद्देश्य इस अधिनियम का ये था कि जितने भी ये विवाद हो रहे हैं एक धार्मिक स्थल को दूसरे में बदलने के लिए, इन पर हमें रोक लगानी है। तो धारा 3 ने क्या कह दिया कि कोई भी पूजा का स्थान, उसका कोई पार्ट भी अगर होगा तो उसको अलग धार्मिक संप्रदाय की पूजा के स्थल में आप नहीं बदल सकते, इस चीज़ पर प्रतिबंध है। और 15 अगस्त 1947 को भारत में विद्यमान पूजा स्थलों पर जिस कौम का, जिस संप्रदाय का हक था वो यथावत रहेगा, यानी कि जिस पे जिसका
हक था वही अब रहेगा। इसकी धारा 4(2) क्या कहती है, अगर पूजा स्थल की प्रकृति को बदलने से संबंधित कोई केस, कोई मुकदमा, कोई अपील चल रहा था जो कि 15 अगस्त 1947 को लंबित थी, तो जैसे ये एक्ट लागू हो जाएगा ये सब समाप्त हो जाएगी और उन मामलों पर कोई नई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा रहने दो, ये इसका मतलब था। लेकिन देखिए जो अयोध्या का मामला उस टाइम पर चल रहा था, ठीक है, इसको इसकी जद से बाहर रखा गया था, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर जो मंदिर जैसा है, जो मस्जिद जैसी है उसको वैसे ही रखना है, तो फिर राम मंदिर वाले मामले की सुनवाई क्यों हुई? क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ को इस एक्ट से बाहर रखा था, बाकी सबको इसके अंदर जो है मिला दिया था। लेकिन अगर देखिए किसी पूजा स्थल के नेचर में बदलाव का विवाद 15 अगस्त 1947 यानी कि अधिनियम लागू होने के बाद की जो मतलब जो कट ऑफ डेट है इस तारीख के बाद हुआ हो, तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कोई विवाद आपका 15 अगस्त 1947 के बाद शुरू हुआ है ना, इस अधिनियम ने क्योंकि डेट रख दी कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो जैसा था वो वैसा रहेगा। कोई अगर केस भी चल रहा था तो उस पर रोक लग जाएगी। मान लीजिए कोई केस पहले नहीं था लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद आता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये एक क्लॉज जो है इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। फिर ये देखिए राज्य सरकार को भी या फिर आप कह सकते हैं केंद्र सरकार को भी एक जिम्मेदारी देता है कि जो मौजूदा प्रत्येक पूजा स्थल है उसके धार्मिक चरित्र को आपको बनाए रखना है। अब देखिए एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये अधिनियम किसी भी ऐसे पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है, मैं एक्सेप्शन आपको बता रही हूँ, जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, कोई क्या है पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत एक पुरातात्विक स्थल है। यानी कि इस अधिनियम के तहत यदि कोई स्थल है, यदि वो कोई प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है, तो देखिए उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा, उस पर देखिए बातचीत हो सकती है, कोर्ट वगैरह में केस जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। काफ़ी सारी चीज़ों को हमने समझा है, इसी तरह से लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है और संस्कृति IAS के साथ आपने बने रहना है। तो नमस्कार।